नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक टुडे में। मैं हूं जतिन भारद्वाज और हम लेकर आए हैं 7 अप्रैल यानी आज के इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक वगैरह सभी में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा डिटेल्ड करंट अफेयर डिस्कशन इकोनॉमी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल जो है ये हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, और ये हिंदू में भी ये आर्टिकल आया हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि वो ईपीएफओ को स्टडी करने के लिए कहेगा, ताकि सरकार को यूपीएस का पैसा कहाँ लगाना है उसे पता किया जा सके, और इसमें वो ग्लोबल मॉडल्स को भी यूज़ करेंगे। देखिए यूपीएस क्या है। यूपीएस है हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट का रिसेंट इनिशिएटिव है जिसमें पुरानी स्कीम को रिप्लेस करके एक नया ऑप्शन दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को। ये बेनिफिट जो है, ये बेनिफिट लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन ये फोर्सफुल नहीं होगा। अगर कोई चाहे तो ओल्ड स्कीम पे भी जा सकता है, कोई चाहे तो न्यू पेंशन स्कीम में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 1 अप्रैल से लागू हो गई है। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, तो इसमें रिक्रूटमेंट अब होना शुरू हो जाएंगे। अब इस स्कीम में जो भी पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आएगा, देखिए जैसे कोई भी एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपनी सैलरी का लगभग 18.5% या अपनी सैलरी का जो भी उन्होंने परसेंटेज है वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट ने उसमें भी अपना परसेंटेज डाल दिया, जो कि हम आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में। गवर्नमेंट ने अपना एक परसेंटेज उसमें दे दिया, मिस्टर ए ने भी अपनी सैलरी का एक परसेंटेज उसमें दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय हैं, दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है या जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो कॉर्पस बन रहा है, ये जाएगा कहाँ, ये सबसे बड़ा प्लान है, राइट। यही सबसे बड़ा प्रोग्राम है और यही गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कुछ सालों बाद जब भी ये इंसान, जिसने ये जो मिस्टर ए हैं ये रिटायर होंगे, तो इनको एन्यूटी दी जाएगी, हर साल हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट की पेंशन दी जाएगी, जो कि 12 महीनों का एवरेज होगा लास्ट ड्रॉन सैलरी का। तो वो कैसे दिया जाएगा, राइट। कहीं ना कहीं तो हमें एक कॉर्पस बनाना होगा, उसको एक्यूमुलेट करना होगा, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स अर्निंग करनी होगी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट अब एक कमेटी बना रही है। उस कमेटी को 3 से 4 महीने दिए जाएंगे कि वो फाइनलाइज करे कि कहाँ पैसा लगाना है, ताकि कुछ सालों बाद उस इंसान को वापस लौटाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्लोबल बेस्ट मॉडल्स जो अवेलेबल हैं उसको भी पढ़ा जाए। जैसे इसमें हम देखेंगे कि जापान का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जापानीज गवर्नमेंट जो है उसका भी पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड्स होता है, जो 25% इक्विटीज़ में पैसा लगाती हैं, और जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स में भी पैसा लगाया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है या नहीं, वो हम देखेंगे। अब अगर हम यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ही हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें इसको डिस्कस करना है ओल्ड पेंशन स्कीम से और न्यू पेंशन स्कीम से भी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल्ड में। इस डिस्कशन के बाद आपको यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका वो आंसर गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी लागू हुई है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। लास्ट वाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जा रहे हैं। जब न्यू पेंशन स्कीम की बात की जाए तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, इसमें आपके इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो, और एनआरआईज आ जाएंगे। जी हाँ, ये जो इंडिविजुअल्स इसमें इंक्लूडेड है गाइज, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग आ जाएंगे, इसमें आपके इनफॉर्मल सेक्टर के लोग आ जाएंगे, इसमें आपके फॉर्मल सेक्टर के लोग आ जाएंगे, इसमें कोई भी आ सकता है, राइट। कोई भी इंसान अपना एक पेंशन अकाउंट खोल सकता है, उसके पेंशन अकाउंट के साथ वो हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। टीयर 1 में कंट्रीब्यूट कर सकता है, टीयर 2 में हो सकता है। अब टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है? टीयर 1 जो होता है उसमें आप एक बार पैसा लगाएंगे तो फिर वो आप रिटायरमेंट पे ही निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। टीयर 2 ऐसा होता है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब पेंशन अमाउंट, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 months of the retirement for the employee retiring with the at least 25% 25 years of job.
एक आदमी ने, जैसे मान लीजिए वो आदमी इस साल रिटायर होने वाला है, तो इस साल यानी कि जिस तारीख को वो रिटायर होगा उससे 12 महीने पहले या लगभग एक साल पहले उसने जितनी भी सैलरी निकाली है उस सभी सैलरी को आप ऐड कर दो, उसका सम कर दो। ठीक है, सम करने के बाद उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। वो जो सैलरी निकलेगी उसका 50% वो पेंशन में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान ने पिछले एक साल हर महीने 1 लाख रुपए कमाए, तो उसकी पूरे साल की इनकम हो जाती है 12 लाख। अब 12 लाख को आप सम अगर डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपकी पर मंथ 1 लाख की सैलरी निकलती है। तो पेंशन कितनी होनी चाहिए? पेंशन होनी चाहिए 50,000 यानी 50% ऑफ दैट सैलरी। दूसरी बात, ये कौन है? ये वही है जिसने कम से कम 25 साल काम किया। ये नहीं कि 5 साल काम किया सरकारी और छोड़ दिया। आपने कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या यूपीएससी क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स देखे होंगे जो कुछ साल नौकरी करते हैं और छोड़ देते हैं। उनके लिए ये पेंशन सरकार नहीं देगी। सरकार भी चाहती है कि आप सरकार के साथ काम करें, एटलीस्ट 25 साल तो आपने जॉब करी हो, तभी आपको ये पेंशन मिलेगी। दूसरा, 25 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो सरकार भी आपकी सैलरी में से या उस इंसान की सैलरी में से एक कॉर्पस जनरेट कर लेगी इतने सालों में। और अगर इसी में देखा जाए तो कुछ एक छोटा प्रपोर्शन उनको भी मिलेगा जिन्हें 10 से 25 साल की जॉब की है, लेकिन 5 साल वालों को, 2 साल वालों को कोई यूपीएस नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, जो न्यू पेंशन स्कीम है। क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पर डिपेंड करती है हर चीज़ कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। 500 रुपये कर दिया, 5,000 कर दिया, 50,000 महीने का कर दिया, अगले महीने नहीं किया, तो आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। इसका भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस आएगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगा सकते हो आप, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लगा सकते हो। एलआईसी की उसमें स्कीम्स आती हैं, उसमें एसबीआई का पेंशन फंड होता है, बहुत सारे होते हैं। जो तीसरा वाला है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पहले चला करती थी, उसमें 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, लेकिन यहाँ पर एवरेज 10 महीने का लगाया जाता था। यानी कि अब जो लग रहा है वो 12 महीने का है, तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। क्योंकि 12 महीने का एवरेज है तो सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो आपका न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा पेंशन आपकी आएगी। मिनिमम पेंशन, राइट, मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ फॉर द एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। मैंने इससे कम पेंशन नहीं मिलेगी, 10,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, और वो भी उसको जिसने कम से कम 10 साल नौकरी की है। 10 साल से नीचे क्राइटेरिया ही नहीं है। यहाँ पर मिनिमम पेंशन अमाउंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने पूरी ज़िंदगी कितना पैसा लगाया है। और लास्ट में है 9,000 जिसने 10 साल की नौकरी करी हो। तो वही मैंने आपसे कहा, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने का एवरेज निकाला जा रहा था फर्स्ट वाले यूपीएस में, तो सैलरी बढ़ गई। ग्रेजुटी इज पेड अलॉन्ग विद लमसम अमाउंट। ग्रेजुटी जो होती है, जो लमसम अमाउंट आता है जो लास्ट में इकट्ठा होता है, वो उसके साथ पे कर दिया जाएगा। देर इज नो ग्रेजुटी पेमेंट अंडर एनपीएस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पे ग्रेजुटी जो है अप टू 20 लाख रुपए होती है, पेड टू द एम्प्लॉय अपॉन द रिटायरमेंट। ये एक एक्स्ट्रा फंड्स होता है, उसमें वो आप निकाल सकते हैं। फैमिली पेंशन, अगर रिटायरी डेथ हो जाती है तो 60% उसकी पेंशन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिफोर द डिसमाइज इज गिवन टू द फैमिली, राइट, इन केस ऑफ रिटायरीज डेथ। तो अगर एक इंसान जो है, जो रिटायर होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो 60% ऑफ द पेंशन फिर भी दी जाएगी। यहाँ पर भी हर चीज़ डिपेंड करती है कितना आपने पैसा जोड़ा है। यहाँ पर वही, राइट, फैमिली इनकम को रिसीव कर दिया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है यूपीएस, वहाँ पर एक परसेंटेज उन लोगों ने डिक्लेयर कर दी गई है। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी में से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 18.5%। यानी वो जो गवर्नमेंट है, ये कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, क्योंकि वही आपके एम्प्लॉयर है। बेसिक सैलरी का 18.5%, ग्रॉस सैलरी का नहीं। देखिए, ग्रॉस सैलरी जो होती है उसमें आपके डियरलेस अलाउंस या फिर डेली अलाउंसेज होते हैं, उसमें ही एचआर यानी आपके हाउसिंग अलाउंस आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, राइट। वो नहीं, जो बेसिक सैलरी होती है उसका 18.5%, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो वो खुद अपनी जेब से देगा वो है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है, राइट, तो वो 5,000 खुद देगा, राइट, वो इसी सैलरी में से देगा। लेकिन गवर्नमेंट इस सैलरी में से नहीं देगी, गवर्नमेंट इस सैलरी में से पैसा नहीं काटेगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 18.5% उसको देगी। यहाँ पर अगर मिनिमम देखा जाए, अगर बेसिक कंट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी कंपनी 14% देगी, एम्प्लॉयर 10% देगा। यहाँ पर नो कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड, नो कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार अपनी जेब से पैसा देती थी, किसी को भी अपनी सैलरी में से कटाने की जरूरत नहीं थी। रिस्क फैक्टर, रिस्क एज इट प्रोवाइड्स अश्योर्ड पेंशन रिटर्न, तो रिस्क थोड़ा ही कम, राइट, मतलब
थोड़ा क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि आप पेंशन में पैसा लगा रहे हो, आप सिक्योर लगा रहे हो, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगा रही है, तो आपका पैसा सिक्योर है। यहाँ पर मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने अभी रिसेंटली एनपीएस शुरू किया है और उसने पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए एनपीएस में डाल दिया। नाउ क्योंकि ये मार्केट रिस्क में है, तो इन दिनों जो स्टॉक मार्केट है वो तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो उसको तो 1 लाख के उसके तो हो सकता है 50,000 हो गए होंगे। उसे ये लग रहा हो कि मेरा तो पेंशन अकाउंट ही खराब हो गया। लेकिन जब आप उसी चीज़ को 30 साल तक चलाओगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो वो अगर देखा जाए तो 30 साल में मार्केट डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो उसमें कोई हमें रिस्क नहीं है। लास्ट वाले भी रिस्क फ्री होता है, क्योंकि यहाँ भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। अब हम आते हैं लमसम अमाउंट पेमेंट। Lump sum amount payment is provided to the employer upon the superannuation, which is 1/10 of their last drawn monthly pay for every 6 months of the completed service. आप किसी भी एम्प्लॉय को राइट सुपर एनुएशन मिलता है, विच इज़ 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन मंथली पे। जो मंथली सैलरी होती है उसका एक तिहाई, सॉरी उसका 10% जो है वो हर 6 महीने पे उसको दिया जाएगा। यहाँ पर 60% ऑफ द एनपीएस कैन बी विड्रॉन एज अ लमसम अपॉन द सुपर एनुएशन। जब आपका एक पीरियड हो जाता है, जिसे आप कहते हैं मेच्योरिटी होती है, उसको करने के बाद आप 60% तक पैसा निकाल सकते हो, बाकी 40% छोड़ दो। यहाँ पर लमसम अमाउंट को नॉट बी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉट एक्सीडिंग 40% थ्रू द कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन। यहाँ पर लमसम अमाउंट को बी टेकन, आप वो यहाँ भी वही कर सकते हैं जो फर्स्ट वाले में करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, 40% की लिमिट है, राइट। टैक्स बेनिफिट राइट येट टू बी प्रोवाइडेड, अभी कुछ नहीं आई है। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हो। ओल्ड देखिए, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो क्यों चाहते थे ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी 10% सैलरी कटे। वो अपनी तरफ से 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट उनको दे दे, सरकारी नौकरी भी, उसकी सैलरी भी, और उसमें 1 रुपये की भी कटौती ना हो। तो उनको लग रहा था कि अगर वो यूपीएस में आते हैं, यानी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं, तो उनको 10% का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और हम ह्यूमन नेचर है, राइट, कोई भी 10% का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। फिर आता है इन्फ्लेशन राइट प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बाय एडजस्टिंग, जो भी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको वो लोग एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। लास्ट वाला भी यही है, पेंशन इज रिवाइज ट्वाइस अ ईयर, तो आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। फर्स्ट और थर्ड में पेंशन बढ़ती रहेगी, बीच वाले में ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर आप ऐसा आता है, अगर आपकी महंगाई बढ़ती रहती है भविष्य में, तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो रिवाइज नहीं होगी। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे, जो ये कहता है कि जनाब हमारे देश में क्रेडिट कार्ड लेने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। यानी कि वो क्रेडिट कार्ड ले तो रहे हैं, क्योंकि हर किसी को फ़ोन आ रहा है, लुभावने ऑफर आ रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने से जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यानी जो दिवालिया हो रहे हैं लोग, क्रेडिट कार्ड का पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, उस वजह से ये देखा गया है कि साहब हमारे जो देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है क्रेडिट कार्ड का, या जो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप इस छोटी सी टेबल को देखिए, आप देखेंगे कि 2020 में जहां पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड लोन 1,40,000 करोड़ का था, उसमें सिर्फ 1,100 करोड़ का नुकसान हुआ, यानी एनपीए क्रिएट हुआ। यही बढ़कर 5 सालों में 2,92,000 का हो गया है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर तो आपको 200% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, राइट, 2 गुना ही हो गया है। और लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके लगभग 6 टाइम्स हो गया है। मैं 500+% रख देता हूँ। सो क्रेडिट कार्ड लोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं 200% से पिछले 5 सालों में, लेकिन उनके ऊपर जो दिवालिया हो रहे हैं लोग वो हो रहा है 500। यानी जो एनपीए है, जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि किसी भी कर्जे को चुका ना पाना। कोई इंसान डिफ़ॉल्ट कब होता है? जब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। अब देखिए इस पूरे आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होते हैं एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो आइए जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और इनके कितने टाइप्स होते हैं। एनपीए यानी बैड लोन्स। आरबीआई इज वरीड अबाउट स्लिपेज रेशियो। ये सितंबर 2024 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी। वो ये कह रहा था कि जो स्लीपेज रेशियो है, स्लीपेज रेशियो का मतलब होता है कितनी जल्दी कोई इंसान दिवालिया हो रहा है, राइट। यानी वो नॉर्मल कंडीशन में जी रहा था, वो अचानक से वो स्लिप हो गया है। स्लिप हो गया है कहाँ पर? वो कर्जे में चला गया है। तो स्लीपेज रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन सितंबर में हमने देखा कि ग्रॉस एनपीए जो है वो लगभग गिर के 2.6% पे पहुंच गए थे, जो कि 12 साल का लो है।
लेकिन अभी जो न्यूज़ में आया है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड वाला जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि हमारे जो राइट ऑफ्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्लीपेज रेशियो कम हो गया है, क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये जो क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है अब ये धीरे धीरे जो है वो डिफ़ॉल्ट में टर्न हो रही है, राइट। ये एक चिंता का विषय है। अब देखिए, जो हमारे स्ट्रेस्ड असेट्स होते हैं वो होते हैं एनपीए, रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स और रिटर्न ऑफ असेट्स। अब ये तीनों क्या है आइए देखते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता है तो बैंक उस पैसे को लेकर किसी ना किसी को लोन दे देता है। अब जब लोन दिया जाता है तो लोन को रिकवरी भी की जाती है, राइट। अगर बैंक ने लोन दिया है तो उस लोन को वापस भी लेंगे। जब वो लोन को वापस लेते हैं तो तीन तरह के लोन्स हो जाते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड असेट्स। असेट का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक का खुद का है। पहला होता है स्टैंडर्ड असेट, यानी कि देर इज नो रिस्क, राइट। ना ही कोई डिफॉल्ट हो रहा है ना ही कोई रिस्क हो रहा है। बैंक ने लोन दिया, लोन की सारी ईएमआई वापस आ गई, तो यहाँ तो कोई भी तरह का नुकसान नहीं है। दूसरा होता है कि किसी भी लोन का डिफॉल्ट होना यानी दिवालिया होना या फिर उसका लॉस हो जाने का हमें पिछले अगले 90 दिनों में चांस है। तो अगर वो उस लोन को उठाकर स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल दिया जाता है, यानी उस अकाउंट नंबर को या उस आदमी के नाम को स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल दिया जाता है, इसका मतलब ये है वो आदमी जिसने लोन लिया है वो रिस्क पर है। अब या तो वो 1 से 30 दिनों में चुका देगा तो वो एसएमए में हो जाएगा, या फिर वो एसएमए 1 या एसएमए 2 यानी कि वो 60 से 90 दिनों के बीच कैसे ना कैसे शायद पैसा चुका देगा। अगर वो 90 दिनों तक भी पैसा नहीं चुका पाता तो उसका अकाउंट उठाकर एनपीए में डाल दिया जाएगा। अब एनपीए जो है वो बताता है कि कोई भी इंसान 90 दिनों तक अगर अपनी ईएमआई या प्रिंसिपल नहीं चुका रहा है तो उसका अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। अब ये भी तीन तरह के होते हैं। मान लीजिए उसने 90 दिनों तक पैसा नहीं चुकाया, लेकिन उसने 1 साल तक पैसा नहीं चुकाया, तो उसका अकाउंट या उसके जो पैसा हमने दिया है उसे हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड असेट्स। यानी ये बहुत ही बुरे असेट्स हो गए बैंक के लिए, एक तरह का सरदर्द। फिर होता है कि अगर वो डिफॉल्ट आफ्टर 1 साल है, उसने 1 साल तक नहीं करा और उसके बाद आके कहता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो उसे हम कह देंगे डाउटफुल असेट्स। और तीसरा हो गया है लॉस्ट असेट्स। जब बैंक ये मान ले कि जा ये पैसा तो वापस आएगा ही नहीं, बैंक ने ये मान लिया है कि जो ये लोन हमने दिया है ये पैसा वापस आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा बैंक खुद नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उनको चाहिए एक आइडेंटिफाइड, राइट। तो आरबीआई का एक ऑडिटर आएगा, आरबीआई का ऑडिटर बुक्स को चेक करेगा, अकाउंट्स चेक करेगा और डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ये पैसा वापस नहीं आ सकता, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये पैसा वापस अब नहीं आ सकता, इसको हटा दो। अब बैंक के पास होते हैं कुछ ऑप्शंस। बैंक के पास ऑप्शंस होते हैं कि हो सकता है कि वो जो ये लोन है उसको वापस लेने से मना कर उसके पास जो लोन है हो सकता है वो रीस्ट्रक्चरिंग कर दे उसकी, या फिर हो सकता है उस कस्टमर को वापस बुलाए और बोले कि जी आपको हम थोड़ा और लोन दे सकते हैं, आप अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट कर लो ताकि हमारा पैसा चुका दो। हो सकता है वो प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दें, हो सकता है वो इंटरेस्ट कम कर दें। यानी बैंक कोशिश करेगा कैसे भी करके उस लोन को वापस लेने की, राइट। जब बैंक किसी भी लोन को रीस्ट्रक्चर करता है, देखिए सबसे स्ट्रेस असेट्स क्या होते हैं यहाँ पर, इसमें हमने पहले तो लिख दिए एनपीए। एनपीए यानी कि ये सारे जो 1 साल तक या 1 साल के बाद तक आए नहीं है, लौट कर नहीं आया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो लोन्स जो वापस नहीं आया है लेकिन हमने उस इंसान को रीस्ट्रक्चर कर दिया। रीस्ट्रक्चर का मतलब है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ओवरऑल अमाउंट, ड्यूरेशन, कुछ ना कुछ बदलाव करके हमने उसको बरकरार रखा हुआ है, तो वो हो जाता है रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स। और तीसरा होता है रिटर्न ऑफ, जिसे बैंक ने अपनी बुक्स में से यानी अपने अकाउंट्स में से हटा दिया है। तो इन सभी पैसे को अगर हम टोटल करें तो देखा जाए तो ये सारा पैसा बेकार का ही है। आपने चाहे 1 साल तक रिकवरी नहीं की, रिकवरी की तो पूरा पैसा नहीं आया, या फिर आपने अकाउंट्स में लिख दिया कि ये पैसा आएगा ही नहीं, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सारे के सारे स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, ये एक तरह का बैंक का सिरदर्द है। देखिए, एग्रीकल्चर में किसी भी बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए 30 दिन 90 दिन का टाइम नहीं चलता। यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर बैंक ने लोन दिया है और उस फसल जो जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी उस फसल को उगने में कितना टाइम लगेगा, उस फसल को मार्केट आने में या फिर कटौती होने में कितना टाइम लगेगा, अगर उसमें 1 साल से ज़्यादा लगता है, राइट, तो एनपीए 1 या 2 सीजन में ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गन्ने की खेती है, अब गन्ने उगने में 1 साल लग रहा है, तो 1 साल से पहले तो हम किसान से वापस कर्जा नहीं मांग सकते, हम नहीं कह सकते कि भाई आप ईएमआई चुकाओ, तो उस केस में वो ये नहीं माना जाएगा।
अगर कोई ऐसी क्रॉप है जो 1 साल से जल्दी हो जाती है, जैसे मान लीजिए 4 महीने में वो फसल हो गई, जैसे गेहूं है तो गेहूं आपके 4 महीने में या 5 महीने में हो गए, तो उस मामले में एनपीए कब होगा? वो एक सीजन में 2 या मोर क्रॉपिंग्स में हो जाएगा, यानी कि वो 4 से 6 महीने के अंदर अंदर उसको हम एनपीए मान लेंगे अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो। ये होता है एग्रीकल्चर का एनपीए। तो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एग्रीकल्चर के एनपीए में 30 दिन, 90 दिन, 1 साल वाला क्राइटेरिया नहीं चलता। यहाँ पर फसल के हिसाब से होता है। अब हर बैंक जो होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रिस्क वेटेज क्या होता है। हर बैंक जो होता है वो अपने अपने लोन्स के लिए अलग अलग वेटेज रखता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने, राइट, सरकार को कर्जा दिया है तो उस पर क्या रिस्क है? रिस्क वेटेज का मतलब है आपने कितने लोन को कितना रिस्क दिया है। तो जब बैंक जो है वो सरकार को लोन देगा तो 100% है वो लोन वापस आ जाएगा। तो उस पर रिस्क कितना है? ज़ीरो। अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रहा है, जैसे रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, तो वहाँ पर भी रिस्क 20% का है। लेकिन वहीं अगर आप ये देखिए, सबसे ऊंचा रिस्क ये देखिए, क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड पे रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। मैं इसके पीछे आपको एक रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कोई कोलेट्रल नहीं होता है। जब आप कार लेने जाते हैं तो बैंक आपकी गाड़ी के पेपर अपने पास रख लेता है। जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपके होम लोन यानी आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास रख लेता है। ऐसे ही जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो बैंक क्या रखता है? कुछ नहीं। जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो बैंक कोलेट्रल में क्या रखता है? क्या कोई हाइपोथिकेशन होता है? जी नहीं। तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, पर्सनल लोन जहाँ पर कोई भी कोलेट्रल नहीं है, तो इन दोनों ही केस में आप देखिए रिस्क बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। इसके बाद आते हैं आपके गोल्ड और फॉरेन करेंसी, क्योंकि इनके ऊपर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी होता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है। अभी आप देखिए गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी बहुत जो इंडिया की जो रुपी है वो बहुत जल्दी डीवैल्यू हो रही है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो कि कोलेटरल फ्री होते हैं, इनमें कोलेटरल नहीं होता है, इस वजह से इनके ऊपर भी रिस्क ज़्यादा है। और यही वो कारण है कि जो हमारा जो क्रेडिट कार्ड लोन है, जो कि इस आर्टिकल में लिखा भी था, वो जल्दी से जल्दी क्रेडिट कार्ड लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट में बदलता जा रहा है। अगर ये कई दिनों तक नहीं आया तो ये फिर से एनपीए हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।